नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री के जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग पुरापाषाण काल के इतिहास से लेकर गुप्त वंश तक के इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं और आज के क्लास में हम उससे आगे के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। पर इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे जानना जरूरी है आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सतवाहन, वकाटक, शुंग और चालुक्य। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका शुंग वंश यानी कि सी, उसके बाद आ जाएगा सतवाहन वंश यानी कि ए। अब प्रश्न ये आता है कि पहले वकाटक आएगा या फिर चालुक्य। वेट करते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित को सबसे पहले से बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं और दोनों ही प्रश्न सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पर सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक का नाम लिखा गया है, वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति का नाम लिखा गया है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का नाम लिखा गया है और चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम का नाम लिखा गया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद ए। अब मुझे बी और डी में क्लैरिफाई करना है कि कौन पहले आएगा। तो इसके लिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होता है कि जब सतवाहन वंश का पतन होता है तो जिस एरिया में सतवाहन शासक शासन कर रहे थे वहां पर कई सारे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है, जैसे कि बनवासी में चुतुस, आंध्र में इक्ष्वाकु, नासिक में अभीर, पश्चिमी क्षत्रप, इसके अतिरिक्त वकाटक वंश और साथ ही पल्लव वंश। इसके अतिरिक्त याद रखना कि जब वकाटक वंश की समाप्ति होती है तब वकाटक वंश जहाँ पे शासन कर रहे थे उस एरिया में चालुक्य वंश का स्थापना होता है। सेम इसी प्रकार से जब पल्लव वंश का पतन होता है तो जिस एरिया में पल्लव वंश के शासक शासन कर रहे थे उस एरिया में चोल वंश का उदय होता है। तो यदि हम क्रम देखें तो सतवाहन के बाद वकाटक और वकाटक के बाद आ जाएगा चालुक्य, यानी कि सी के बाद ए के बाद आपका हो जाएगा बी और उसके बाद आ जाएगा डी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्रमानुसार तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सी, उसके बाद आ जाएगा आपका ए के बाद आ जाएगा आपका बी और बी के बाद आ जाएगा आपका डी। तो ये क्रोनोलॉजी आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर रखना। अगला प्रश्न है, गुप्तों के उदय से पूर्व विद्यमान वंशों या फिर जनपदों की पहचान कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, मालव, अर्जुनैन, मौखरी और पुष्यभूति। इसे जानने से पहले आप ये कंसेप्ट को क्लियर रखना। क्या होता है कि कुषाण वंश के पतन के बाद जिस एरिया में कुषाण शासक शासन कर रहे थे वहीं पर नागा वंश का उदय होता है और उसी समय में दक्षिण भारत में संगम वंश का उदय होता है, जिसमें शामिल है चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। इसके अतिरिक्त कुषाण वंश के समय में ही अलग अलग हिस्सों में भारत में कुछ जनजातीय राज्य या फिर गणतांत्रिक राज्य भी विद्यमान थे, जैसे कि मालव, अर्जुनैन, योधे, सीवी, लिच्छवी, अभीर, मद्रक, सनकानिका, प्रार्जुन, काक और खरपारिक। इस प्रकार से अब हम अगर विकल्प की ओर देखें तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है और जो मौखरी और जो पुष्यभूति हैं वो गुप्त वंश के बाद आते हैं। तो यहाँ पर अगर विकल्प दी होती तो ए एंड बी दोनों आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। अब हम बात करते हैं इन छोटे छोटे राजवंशों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और फिर इसके बाद हम गुप्तोत्तर काल के जो राजवंश हैं जिसे हम पूर्व मध्य काल के राजवंश बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभीर वंश के विषय में। इसके संस्थापक थे ईश्वर सेन और ईश्वर सेन ने ही 248 या फिर कहे तो 249 ईस्वी में कलचुरी चेदी संवत का शुरुआत किए थे। ईश्वर सेन के शासनकाल के 9वें वर्ष का एक लेख हमें नासिक से प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर सेन का क्षेत्राधिकार नासिक तक विस्तृत था। इसके अतिरिक्त अपरांत और लाट प्रदेश पर भी अधिकार था अभीर शासकों का। अब हम बात करते हैं इक्ष्वाकु वंश के विषय में। इक्ष्वाकु शासक जो हैं पहले सातवाहन वंश के सामंत थे। इसके संस्थापक है श्री शांतमूल, जिन्होंने सातवाहनों की कमजोर सत्ता को देखते हुए उन्होंने अपना स्वतंत्रता को घोषित कर दिया था। श्री शांतमूल ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के उपलक्ष्य में
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। इसके अतिरिक्त याद रखना श्री शांतमूल वैदिक धर्म का अनुयायी था। आगे यदि हम बात करें तो श्री शांतमूल के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है मातृपुत्र वीर पुरुष दत्त, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था। अमरावती और नागार्जुन कोण से एक लेख प्राप्त हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि मातृपुत्र वीर पुरुष देव ने बौद्ध संस्थाओं को दान दिया था। वीर पुरुष दत्त के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी बनता है शांतमूल द्वितीय, जिसने लगभग 11 वर्षों तक शासन किया था और इसके बाद इक्ष्वाकु वंश की स्वतंत्र सत्ता का क्रमशः पतन होने लगा था। इसके अतिरिक्त याद रखना कि इक्ष्वाकु वंश की शासन व्यवस्था कृष्णा और गुंटूर या फिर कहे तो गोदावरी रीजन में विस्तृत था और बाद के दिनों में पल्लवों ने इनके ऊपर अधिकार कर लिया था। आगे यदि हम बात करें तो पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय यानी कि श्री पर्वत का शासक और आंध्र भृतीय यानी कि आंध्रों का नौकर कहा गया है। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि इक्ष्वाकु वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। इस वंश की विशेषता है कि इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, जबकि इनकी रानियां जो हैं बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखती थी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग याद रखना। जिस समय दक्षिण भारत के कृष्णा गुंटूर रीजन में इक्ष्वाकु वंश के शासक शासन कर रहे थे, उसी समय उत्तर भारत में सूर्य वंश के शासक शासन कर रहे थे, जिसके संस्थापक थे इक्ष्वाकु। कृष्णा गुंटूर के शासक इन्हें अपना पूर्वज माना करते थे। अब हम बात करते हैं नागवंश के विषय में। तो गंगा घाटी में कुषाण सत्ता को समाप्त करने के बाद मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक शक्तिशाली नागवंश का उदय हुआ। पुराणों में कहा गया है कि पद्मावती, मथुरा और कांतीपुर में नागकुलों का शासन था और इसके अतिरिक्त याद रखना कि पुराणों में ये भी कहा गया है कि मथुरा में 7 और पद्मावती में 9 नाग राजाओं ने शासन किया था। आगे यदि हम बात करें तो गुप्तों के उदय से पूर्व पद्मावती और मथुरा के नाग शासक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। पद्मावती के नाग जो थे अपने कंधों पर शिवलिंग वहन करते थे, जिसके कारण से इन्हें भार शिव भी कहा गया है। भार शिवों का वकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारशिव कुल के शासक भवनाग की पुत्री का विवाह वकाटक नरेश परवरसेन प्रथम के पुत्र के साथ हुआ था। आगे यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त के समय में पद्मावती के भारशिव के नागवंश के शासक नागसेन थे, वहीं मथुरा में गणपति नाग का शासन था। 3री शताब्दी के अंत में पद्मावती और मथुरा के नाग शासकों ने मथुरा, धौलपुर, आगरा, ग्वालियर, कानपुर, झांसी, बांदा इन क्षेत्रों में शासन किया था। अब हम बात करते हैं बड़वा के मौखरी वंश के विषय में। बड़वा बेसिकली राजस्थान के कोटा रियासत के अंतर्गत आता था। 239 ईस्वी में यहाँ पर महासेनपति का शासन था। महासेनपति बल के 3 पुत्र थे, जिनमें से प्रत्येक पुत्र ने एक एक त्रिराग्य यज्ञ का अनुष्ठान किया था और इन यज्ञों की स्मृति में उन्होंने पाषाण यूपों का निर्माण करवाया था। बड़वा के मौखरी वंश के शासक पश्चिमी क्षत्रपों या फिर कहे तो नागों के सामंत रहे थे। इसके अतिरिक्त याद रखना ये शासक जो हैं वैदिक धर्म के पोषक थे। अब हम बात करते हैं मालव के बारे में। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मालव गणराज्य के लोग पंजाब में रहते थे, लेकिन बाद के दिनों में ये राजपूताना वाला एरिया में आकर के बस गए। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इन्हें आयुधजीवी संघ कहा है। मालवों के अलग अलग हिस्सों में लगभग 6000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन सिक्कों के ऊपर मालव नामजय, मालवजय, इसके अतिरिक्त महावग्नस्य शब्द का उत्कीर्णन मिला है। सिक्कों पर अंकित किए गए इस प्रकार के लेख से ये स्पष्ट होता है कि मालव गणराज्य एक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था पर आधारित था। नहपान के नासिक लेख से पता चलता है कि उन्होंने मालव शासक को पराजित किया था। आगे यदि हम बात करें तो गुप्त वंश के उदय से पहले मालव शासक मंदसौर यानी कि प्राचीन समय में जिसे दसपुर कहा जाता था वहां पर शासन कर रहे थे। यहाँ की जानकारी हमें कैसे मिली है तो उस समय के हमें एक लेख मिला है जिसमें मालव संवत का प्रयोग किया गया था। अब मालव संवत से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ था
और इसकी शुरुआत की गई थी विक्रमादित्य के द्वारा, जो कि मालवा के राजा थे। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि मालवा संवत को विक्रम संवत भी कहा जाता है और कृत संवत भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं योधे के विषय में। तो कुषाणों से पहले योधे शासक उत्तरी राजपूताना और दक्षिण पूर्वी पंजाब में रहा करते थे और इनके लिए पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में आयुधजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त याद रखना शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में कहा गया है कि रुद्रदामन ने कड़े संघर्ष के बाद योधियों को पराजित किया था और इसी लेख में कहा गया है कि योधे जो हैं अत्यंत शक्तिशाली और साधन संपन्न थे। बाद के दिनों में योधे शासक शकों से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए कुनिंद और अर्जुनायन गणों के साथ एक संघ बनाते हैं और अंततः जब शक वंश कमजोर होता है तो ये अपना स्वतंत्रता को घोषित कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय के बाद कुषाणों के द्वारा वे पराजित हो जाते हैं और फिर जब कुषाण सत्ता कमजोर पड़ता है तो फिर से ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। योधियों के सिक्के सहारनपुर, देहरादून, दिल्ली, रोहतक, लुधियाना और कांगड़ा से प्राप्त हुआ है। लुधियाना से हमें एक मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई है जिसके ऊपर योधेयानम जय मने धरानम एक लेख उत्कीर्ण मिला है, जिससे अलग अलग शिक्षाविदों ने ये विकुटित करके बताया है कि उनके पास विजय प्राप्त करने के लिए कोई मंत्र था। आगे यदि हम बात करें तो योधे शासक के प्रारंभिक सिक्कों पर योधेयन और बाद के सिक्कों पर योधे गणस्य जय उत्कीर्ण मिलता है। योधे शासक कार्तिकेय के उपासक थे। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्य काल के जितने भी राजवंश रहे हैं उसके विषय में। तो यदि हम इसे क्रम में देखें तो सबसे पहले आता है वल्लभी के मैत्रक, उसके बाद उत्तर गुप्त वंश, उसके बाद कन्नौज के मौखरी, उसके बाद थानेश्वर के पुष्यभूति जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, उसके बाद आता है शैलोद्भव वंश, आयुध वंश और इसी समय कश्मीर में कारकोट वंश का स्थापना होता है। जब कारकोट वंश का पतन होता है तो उसी क्षेत्र में उत्पल वंश का स्थापना होता है और जब उत्पल वंश का पतन होता है तो उस क्षेत्र में लोहार वंश का स्थापना होता है। इसके बाद आता है प्रतिहार वंश और जब प्रतिहार वंश का पतन होता है तो जिस एरिया में प्रतिहार वंश के शासक शासन कर रहे थे वहां पर गढ़वाल वंश का स्थापना होता है। इसके बाद आता है दक्कन में राष्ट्रकूट वंश और फिर इसके बाद बंगाल वाला रीजन में पाल वंश का स्थापना होता है और जब पाल वंश का पतन होता है तो उस क्षेत्र में सेन वंश का उदय होता है। इसके बाद कामरूप में वर्मन वंश का स्थापना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ राजपूत राजवंश भी थे जैसे कि तोमर वंश और फिर इसके बाद शाकंभरी के चहमान जिसे चौहान वंश कहा गया है। इसके बाद मालवा के परमार वंश, इसके बाद आता है जेजाग भुक्ति यानी कि बुंदेलखंड के चंदेल वंश, इसके बाद आता है त्रिपुरी के कलचुरी वंश और सबसे अंतिम में गुजरात यानी कि अनिलवाड़ा के चालुक्य या फिर सोलंकी वंश। एक एक करके सभी राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वल्लभी के मैत्रक वंश के विषय में। वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक थे जो कि गुप्तों के समय में एक सैनिक पदाधिकारी के पद पर कार्य किया करते थे। इनका जो शासन व्यवस्था है वो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन था। इसके अतिरिक्त याद रखना मैत्रक वंश के प्रारंभिक दो राजा, पहला भट्टारक दूसरा धरसेन, दोनों ने ही अपने आप को सेनापति कहा है, जबकि धरसेन के उत्तराधिकारियों ने अपने आप को महाराज और महासामंत महाराज कहा है। इस वंश का जो अगला उत्तराधिकारी था वो था द्रोण सिंह। द्रोण सिंह के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अपने सार्वभौमिक शासक यानी कि गुप्त शासक के द्वारा महाराज के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था और ये गुप्त शासक का नाम है बुधगुप्त। आगे यदि हम बात करें तो द्रोण सिंह के बाद वल्लभी के मैत्रक वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है ध्रुवसेन प्रथम। ध्रुवसेन प्रथम अपने आप को परम भट्टारक पादानुध्यायत कहता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ध्रुवसेन प्रथम के समय तक वल्लभी के मैत्रक राजा गुप्त वंश की अधीनता को स्वीकार करते थे। ध्रुवसेन के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है धरनपट और इसके बाद फिर आता है गुहसेन। गुहसेन के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है
गुहसेन का पुत्र धरसेन द्वितीय, और धरसेन द्वितीय के बाद फिर अगला उत्तराधिकारी बनता है विक्रमादित्य प्रथम धर्मादित्य, या फिर कहे तो विक्रमादित्य प्रथम शिलादित्य। विक्रमादित्य प्रथम धर्मादित्य के समय तक मैत्रकों का राज्य जो था वो संपूर्ण गुजरात, कच्छ और पश्चिमी मालवा तक विस्तृत हो चुका था। चीनी यात्री ह्वेनसांग मोलापो यानी कि मालवा के राजा विक्रमादित्य शिलादित्य के शासन की प्रशंसा करता है और उसके विषय में कहता है कि विक्रमादित्य शिलादित्य एक योग्य और उदार शासक था। उसने एक बौद्ध विहार यानी कि बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके शासनकाल में प्रतिवर्ष विशाल धार्मिक समारोह आयोजित किया जाता था जिसमें सभी भागों के बौद्ध विद्वान भाग लेते थे। शिलादित्य प्रथम के बाद वल्लभी के मैत्रक वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है खरग्रह, और फिर इसके बाद आता है धरसेन तृतीय। बाद के दिनों में धरसेन तृतीय का अगला उत्तराधिकारी बनता है ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य। ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य हर्ष का समकालीन था और इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य उतावले स्वभाव और संकुचित विचार का व्यक्ति था, लेकिन बौद्ध धर्म में उसका विश्वास था। ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य महाराज हर्ष का दामाद भी था और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है ध्रुव भट्ट। उसने हर्ष के प्रयाग और कन्नौज के धार्मिक समारोहों में भी भाग लिया था। ध्रुवसेन द्वितीय के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है धरसेन चतुर्थ। धरसेन चतुर्थ मैत्रक वंश का प्रथम शासक था जिसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती जैसे सार्वभौमिक नरेश की यानी कि सार्वभौमिक राजा की उपाधियां प्राप्त किया था। उसने गुर्जर प्रदेश यानी कि भड़ौच के ऊपर भी अधिकार किया था। इसके अतिरिक्त याद रखना मैत्रक वंश का अंतिम ज्ञात शासक शिलादित्य सप्तम को माना जाता है और फाइनली इसके बाद अरब आक्रमणकारियों के द्वारा वल्लभी के मैत्रक वंश की समाप्ति हो जाता है। अब हम बात करते हैं वल्लभी के मैत्रक वंश के महत्व के विषय में। तो मैत्रक वंशी नरेश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे और उन्होंने बौद्ध विहारों को दान दिया था। उनके शासनकाल में वल्लभी हीन यानी बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था जिसका पश्चिमी भारत में वही ख्याति था जो पूर्वी भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का था। इसके संस्थापक थे मैत्रक वंशी शासक भट्टारक और यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने अपना ज्ञान अर्जित किया था उनमें शामिल है ह्वेनसांग, इत्सिंग, गुणमती और अस्थिरमती। शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुणमती और अस्थिरमती वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य भी नियुक्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त याद रखना यहाँ के शिक्षित विद्यार्थी ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किए जाते थे और कई सारे पुस्तकों में ये लिखा गया है कि यदि आप वल्लभी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करते थे तो आपका नौकरी फिक्स था। 7वीं सदी के चीनी यात्री इत्सिंग ने इस शिक्षा केंद्र की प्रशंसा किया है और उनके अनुसार यहाँ पर 100 विहार थे जिनमें 6000 भिक्षु रहा करते थे। देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और यहाँ पर न्याय, विधि, अर्थशास्त्र, साहित्य, धर्म आदि विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग याद रखना, वल्लभी विश्वविद्यालय का विनाश भी वल्लभी राज्य के साथ ही अरब आक्रमणकारियों के द्वारा कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त शिक्षा के विख्यात केंद्र होने के साथ साथ वल्लभी व्यापार और वाणिज्य का भी एक प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग इसके बाद अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए।